सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए। क्यों है आज? आज कई क्लासेस चल रही हैं क्या साइमल्टेनियसली? हाँ, विजिबल है, स्टार्ट करें? जी सर, कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? एक मिनट सर, लास्ट क्लास में नोट्स मेरे आई थिंक क्रेडिट रेटिंग मर्चे। कंप्लीट किया था। हम्म। हाँ जी, क्रेडिट रेटिंग पूरी कंप्लीट ओके। तो नहीं शायद। नहीं, क्रेडिट एक रेटिंग कंप्लीट कर लिया था हमने। और हाँ थोड़ा बहुत जी, हाँ जी। मिसलेनियस टॉपिक्स ही बचे हैं उसमें। एंड देखो, अब अच्छा। मैं एक बार सिलेबस पे चल रहा हूँ, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें कर ली हमने। ओके। एंड मर्चेंट बैंकिंग में अबाउट मर्चेंट बैंकिंग इशू मैनेजमेंट हमने कर लिया है। डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ग्रीन शू ऑप्शन, ये कर लिया है इसमें। बुक ओके बिल्डिंग एंड ओके। ग्रीन शू बुक ऑप्शन, बिल्डिंग डिपॉजिटरी। बुक ओके। बुक क्या बिल्डिंग कह तो रहा? तो याद है सर मेरे को। बुक बिल्डिंग और ग्रीन शू मुझे याद है, कर लिया। डिपॉजिटरी सिस्टम बचा है, स्टॉक एक्सचेंज बचा है। देन आफ्टर, इन द थर्ड यूनिट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग मेथोडोलॉजी हम्म, एंड बेंचमार्क्स, ट्रिपल ए एंड डबल ए, है ना? हाँ। ओके। इंडियन हाँ जी, हाँ क्रेडिट जी। रेटिंग क्रेडिबिलिटी में हमने कंपनीज देखे थे कि केयर, इकरा, फिच इंडिया, एंड हम्म। इंटरनेशनल में था मूडी, S&P, फिच यूएसए। ओके। सो वी हैव टू डू हम्म। कंज्यूमर फाइनेंस, वेंचर कैपिटल एंड फैक्टोरिंग एंड फोरफिटिंग। इस यूनिट में से कंप्लीट हाँ कुछ नहीं जी, किया हाँ है। जी। यूनिट 4 में से, यूनिट 5 में से हम म्यूचुअल ओके। फंड कंप्लीट कर चुके हैं। हम्म म्यूचुअल फंड और इसके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े बहुत क्या, जितने भी न्यूमेरिकल थे, एनएवी कैलकुलेशन एंड म्यूचुअल फंड हम्म। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की बात करें तो शार्पे, ट्रेनियर एंड जेंसन अल्फा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इंश्योरेंस सर्विसेज में जितने टाइप्स के इंश्योरेंस है, उसको बैंक एश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके। सबसे पहले कोई बताएगा इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। सर कि पहले से ही हम ना कोई भी प्रोटेक्ट करना हो, मतलब अनफॉर्चुनेट कुछ भी, मतलब कहीं पे अनफॉर्चुनेट भी लॉस से जो बचने के हमें लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मतलब हमारा हाँ जी, इंश्योरेंस भी बहुत वेरियस, मतलब वेस्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, हाउस इंश्योरेंस हो सकता है, और मल्टीपल मतलब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत से अवेलेबल है मार्केट इंश्योरेंस। में हाँ ना, जी। कि हमारे नीड के हाँ अकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ जी। वैसे उनके प्लान्स अवेलेबल हैं, हम्म। जो हमारे नीड को फुलफिल करें हम उनको चूज कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यस इंश्योरेंस एक सर, यस। सोशल एग्रीमेंट है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट है कि हमें पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। और हमने ये यस सर। पढ़ा था कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट जी। होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स कि इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो विच इज हैपनिंग बिटवीन टू पार्टीज। एक पहला क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है, दैट मीन्स कि उसको हम कह सकते हैं कि ही इज अ इंश्योरर, ही इज एन इंश्योरर। दूसरा पर्सन है जो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है, जिसको इंश्योरेंस मिल रही है। मैं किसी को इंश्योर कर रहा हूँ, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुमको लॉस नहीं होने दूंगा। दैट मीन्स कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं उसको इंश्योर कर रहा हूँ, तो मैं इंश्योरर हुआ। जिसको इंश्योर करा है मैंने, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, कि वो इंश्योर हो चुका है। दैट मीन्स कि इंश्योर्ड है द पर्सन टेकिंग द इंश्योरेंस। ठीक है। सो आई कैन से कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर promise to compensate the insured for financial losses
और damages caused by any uncertain event. Uncertain event में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी uncertain event हो सकता है, like accident, death, fire, theft, etc. in return for a fixed premium, है ना, in return for a fixed premium, कि उसके रिटर्न में एक फिक्स प्रीमियम मिलेगा. यहाँ पे लिखना था इन रिटर्न फॉर अ फिक्स प्रीमियम. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो आई कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग एंड रिस्क ट्रांसफर. हम रिस्क किसके साथ शेयर करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के साथ. और रिस्क किसको ट्रांसफर कर देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को. अच्छा, ये काम कैसे करता है? इंश्योरेंस हम लेते हैं तो इंश्योरेंस काम कैसे करता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या अनलिमिटेड पैसा है? वो किसी को भी कितना भी दे सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा. वो क्या करते होंगे, जैसे हम 10 लोगों ने इंश्योरेंस एक कंपनी से लिया, है ना, 10 लोगों ने हमने 1000 रुपए दिए और मैंने इंश्योरेंस लिया 500 रुपए का. 500 रुपए अगर मुझे लॉस होता है तो मिलता है. तो 10 लोगों को एक साथ तो लॉस नहीं हो सकता, कि 10 लोगों ने पैसे अपने पूल तरह इकट्ठा करके किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने सबको इंश्योरेंस दिया और सबको इंश्योर्ड कर दिया. तो अगर किसी का लॉस होगा तो उन पैसों से ही उसको फुलफिल किया जाएगा, या फिर जो पैसे होंगे आगे इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो रिटर्न मिलेगा उससे किसी का लॉस हुआ रहेगा तो उसको फुलफिल करेंगे. तो यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि मेनी पीपल फेसिंग सिमिलर रिस्क कंट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट प्रीमियम, जिसको बोलते हैं, टू अ कॉमन फंड, है ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास. If any one of them suffers a loss, compensation is paid from that fund. So loss of a few is shared by many. कि कुछ का लॉस जो बहुत सारे लोगों ने पूल करके इकट्ठा किया है पैसा, उससे हम शेयर कर सके. समझ में आया सबको काम कैसे करता है? यस सर. की एलिमेंट्स की बात करें कि की एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इंश्योरेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं तो की एलिमेंट सबसे पहला तो हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं. दैट मीन्स कि रिस्क की बात करते हैं. रिस्क किसका हो सकता है? एक्सीडेंट का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, चोरी का हो सकता है, आग लगने का हो सकता है, एनी कैटेस्ट्रोफिक, अगर कुछ भी डिजास्टर आ गया उसका लॉस हो सकता है ना. तो पहला हम एलिमेंट की बात करते हैं, उसमें पहला आता है रिस्क. देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी, देयर मस्ट बी एन अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट, इलनेस, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. हम एक प्रीमियम देंगे. अगर इंश्योरेंस हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो हम एक अमाउंट पे करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम. अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं. वो पे किसको करेगा? इंश्योरर को, जिसने इंश्योरेंस दिया है. इंश्योरर, इंश्योरेंस कौन होता है? जो कंपनी जिसने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, कंपनी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस. इंश्योर्ड कौन होता है? जिसने इंश्योरेंस परचेज किया है. पर्सन हु इज गेटिंग प्रोटेक्टेड और पर्सन गेटिंग प्रोटेक्शन. कॉम्पनसेशन, लॉस के बदले में जो भी पैसा मिलता है, दैट इज कॉम्पनसेशन, पेमेंट मेड इन केस ऑफ लॉस. पॉलिसी क्या है? वही एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पेपर है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हैं. हमारे जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसके जो है पॉइंट्स क्या क्या है, सारे पॉइंट्स एक हमारे पेपर पे लिखे होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी. दैट मीन लीगल डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस. की एलिमेंट्स क्लियर है? चलिए, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस की मैं बात करता हूं तो हमारे पास 3 टाइप्स के फंक्शन है. पहला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस एंड अदर फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस. प्राइमरी फंक्शन की बात करूं मैं तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है रिस्क प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन है रिस्क शेयरिंग, तीसरा फंक्शन है रिस्क ट्रांसफर, चौथा फंक्शन है सर्टेनिटी ऑफ कॉम्पनसेशन. अच्छा, रिस्क प्रोटेक्शन क्या होता है? ये जो है मेन फंक्शन होता है किसी भी इंश्योरेंस का. मेन फंक्शन क्या होता है? रिस्क प्रोटेक्शन का क्या होता है? दैट मीन्स कि द मेन, आई कैन से कि द मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क, है ना. तो इट कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल को भी कर सकता है. इट कैन प्रोटेक्ट बिजनेसेस, बिजनेसेस को भी कर सकता है. इंडिविजुअल पर्सन भी इंश्योरेंस लेता है, कंपनीज भी इंश्योरेंस लेती है. दैट मीन्स कि सिंपली आई एम सेइंग कि इंश्योरेंस कंपनी गिव इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस बोथ फ्रॉम एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स लाइक डेथ, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. इसका काम क्या होता है रिस्क प्रोटेक्शन के लिए? ये क्या कर देता है? इट रिड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज लाइफ इंश्योरेंस, देयर फैमिली गेट्स फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर हिज डेथ. अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो
उसकी फैमिली अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, तो उससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है रिस्क शेयरिंग। तो रिस्क शेयरिंग किस पे वर्क करता है? रिस्क शेयरिंग वर्क करता है कि फ्यू अमंग मेनी, दैट मीन्स कि इंश्योरेंस वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग अमंग मेनी पीपल, दैट मीन्स कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट प्रीमियम, बहुत सारे लोग प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड लॉस सफर्ड बाय फ्यू इज कॉम्पनसेटेड अमंग अमंग दैट प्रीमियम। दैट मीन्स कि जो भी लॉस हुआ है, सब लोगों ने जो प्रीमियम पे किया है, उससे जो अमाउंट आया वहां से हम कॉम्पनसेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a car insurance, if any person purchase any car insurance, all policy holders pay premium। बहुत सारे लोगों ने कार इंश्योरेंस लिया होगा तो सबने प्रीमियम पे किया होगा, बट ओनली दोज who met with accident receive compensation। लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है या जिसका कोई नुकसान होता है, उसको ही कॉम्पनसेशन मिलता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम देके कार इंश्योरेंस परचेज किया, बट उसको कॉम्पनसेशन किसको मिला? जिसका लॉस हुआ। कि paid by many but shared by many but paid to few। थर्ड है अबाउट रिस्क ट्रांसफर, कि इंश्योरेंस हेल्प करता है ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम किससे किसके पास ट्रांसफर होता है? जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उससे ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरर के पास। जो इंश्योर्ड होता है उससे ट्रांसफर हो जाता है रिस्क कंपनी के पास। तो आई कैन से कि रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरर। I can explain this in a simpler form, like the insured shift the financial burden of loss to insurance agency, or the insurer assumes responsibility for compensation। For example, if a factory owner transfers fire risk to insurance company by taking fire insurance policy, कि किसी फैक्ट्री ओनर ने फायर रिस्क की जो उसकी चांसेस थे उसने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को बाय टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस। उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो अगर कुछ भी फैक्ट्री में किसी भी रीजन से आग लग जाती है, इंटेंशनल नहीं अनइंटेंशनल, तो जो भी लॉस होगा वो फायर इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। फोर्थ है सर्टेनिटी ऑफ कॉम्पनसेशन। इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है सर्टेनिटी एंड एश्योरेंस रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन। सर्टेनिटी देता है कि हाँ लॉस होगा तो देंगे, और थोड़ा एश्योरेंस देता है। इवन दो द इवेंट इज अनसर्टेन द कंपनसेशन इज सर्टेन। अगर इवेंट अनसर्टेन है, अगर इंश्योरेंस लिया है, फायर इंश्योरेंस लिया है, तो ये जरूरी थोड़े कि आग लगी जाएगी। दैट मीन्स कि इवेंट अनसर्टेन है, लेकिन अगर आग लगेगी तो वो पैसा मिलेगा, ये सर्टेन है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि इवन दो द इवेंट इज अनसर्टेन द कंपनसेशन इज सर्टेन, एंड ये हेल्प करता है एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड इधर डेथ और मैच्योरिटी। कि लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया है तो या तो जो उसका सम एश्योर्ड है या तो डेथ पे मिलेगा या मैच्योरिटी पे मिलेगा, डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस का टाइप कौन से है। यहाँ पे क्लियर है सबको? प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस रिस्क प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग, रिस्क ट्रांसफर एंड सर्टेनिटी ऑफ कॉम्पनसेशन। इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला हमारा है प्रिवेंशन ऑफ लॉस, दूसरा है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा है प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा है फैसिलिटेट्स क्रेडिट, पांचवा है इंकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ, छठा है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड सातवां है इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देख, प्रिवेंशन ऑफ लॉस सिंपल सा मीनिंग है कि इंश्योरेंस कंपनी इनकरेज करते हैं लॉस प्रिवेंशन मेजर्स को। दैट मीन्स कि दे प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सेफ्टी प्रैक्टिसेस, दे मे ऑफर डिस्काउंट्स फॉर सेफ्टी मेजर्स। फॉर एग्जांपल, लोअर प्रीमियम फॉर इंस्टॉलिंग फायर अलार्म और सिक्योरिटी सिस्टम, कि अगर कहीं पे फायर अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है तो उस कंपनी के इंश्योरेंस की
प्रीमियम जो है वो लो हो सकती है। अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस लेने जा रहा है और वहां पे लॉस प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स है वो यूज किए गए हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनी को या उस बिजनेस को कम पैसों में कम प्रीमियम पे इंश्योरेंस दे सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंश्योरेंस इनकरेज करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। कैसे? बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फ्यूचर के जो लॉसेस हैं वो अनसर्टेन है, अगर उनसे लॉस कुछ होता है तो उनको कॉम्पनसेट करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ बिजनेसेस, दोनों ही ऑपरेट करते हैं, दोनों ही केस में कैन ऑपरेट विदाउट फियर ऑफ सडन लॉस। कि अगर इंडिविजुअल है, उसको किसी फ्यूचर अनसर्टेनिटी से लॉस होने के रिस्क है, तो वो भी इंश्योरेंस ले सकता है। कोई बिजनेस है, अगर उसको भी कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी से लॉस होने का रिस्क है, तो वो भी ले सकता है। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन द बोथ द केसेस, इंडिविजुअल एंड बिजनेस, एंड इट हेल्प्स मेंटेन continuity of business. For example, a business can recover quickly after a fire due to insurance coverage. कि अगर किसी के बिजनेस में या किसी की फैक्ट्री में आग लग गई तो वो क्विकली रिकवर कर सकता है और पुराने अपने पोजीशन पे वापस से ग्रोथ कर सकता है अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि उसका सारा लॉस जो है वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। थर्ड है प्रमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, anyone is trying to join the class? फॉर एग्जाम्पल कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है ना जो रेगुलर सेविंग को प्रमोट करती है। एज इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्ट एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल की तरह, कि अगर किसी का डेथ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे भी पैसे मिलते हैं। दैट मीन्स कि दैट इंश्योरेंस कंपनी और दैट इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्रमोटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दे प्रोवाइड्स रिटर्न अलॉन्ग विथ प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन के साथ साथ वो रिटर्न भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडाउमेंट पॉलिसी प्रोवाइड्स मैच्योरिटी बेनिफिट, कि अगर डेथ हो जाती है तब भी पैसे मिलते हैं, अगर डेथ नहीं होती पर्सन की जिसने पॉलिसी होल्ड किया हुआ है तो मैच्योरिटी के टाइम पे भी उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। फैसिलिटेट्स क्रेडिट। इंश्योरेंस हेल्प करते हैं ऑब्टेन लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर किसी के पास इंश्योरेंस है तो उसको लोन और क्रेडिट फैसिलिटी में भी इजी होती है। एज इन आई कैन से कि इंश्योर्ड एसेट कैन बी यूज्ड एज अ कोलेटरल। अगर कोई इंश्योर्ड एसेट है तो वो कोलेटरल की तरह इजीली यूज हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रेफर करते हैं इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को इंस्टेड ऑफ अनएश्योर्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इजिली गिव लोन्स ऑन अ इंश्योर्ड हाउस और इंश्योर्ड व्हीकल। नेक्स्ट है इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कहा कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? इंश्योरेंस सपोर्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? मोबिलाइज कर देता है, जितना पैसा हम दे रहे हैं सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में, मोबिलाइज कर देता है उनको सेविंग में, एंड इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर स्टॉक में। तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन मेंटेन होती है। वो प्रमोट करता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल ग्रोथ को, कि वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एज इन आई कैन से इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट फंड्स इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। द इंश्योरेंस सेक्टर क्रिएट जॉब कैसे क्रिएट करता है? एजेंट्स के जॉब क्रिएट करता है, ब्रोकर्स के जॉब क्रिएट करता है, सर्वेयर्स के जॉब क्रिएट करता है, एंड एम्प्लॉय जो और एम्प्लॉयज हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए जॉब क्रिएट करता है। तो ये भी एक सेकेंडरी बेनिफिट है कि इंश्योरेंस कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एंड लास्ट इज इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि इंश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इनहेंस करता है? तो वी कैन से कि इंश्योरेंस प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे प्रोवाइड कर सकता है? कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, दैट मीन्स कि ही इज हैविंग पीस ऑफ माइंड, एंड रिड्यूस करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस।
इमरजेंसीज में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, अगर कोई बीमार है, उसने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं है कि वो हॉस्पिटल का खर्चा कैसा उठाएगा। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस कर रहा है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करके एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस इमरजेंसीज में कम करके। क्लियर है सबको सेकेंडरी फंक्शन? यस सर। अदर फंक्शंस की बात करें तो अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन में पहला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ओवर टाइम, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ओवर टाइम का मतलब होता है कि इंश्योरेंस स्प्रेड करता है रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि मेकिंग लॉस मैनेजेबल, कि लॉस को मैनेजेबल करके। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि इंश्योरेंस एक्ट करता है सोशल सिक्योरिटी टूल की तरह, स्पेशली इन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करता है मेडिकल एक्सपेंसेस में। दैट मीन्स कि बियॉन्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सोशल सिक्योरिटी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, की कुछ इंश्योरेंस होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम लिए जाते हैं, कुछ इंश्योरेंस होते हैं कि एवरी ईयर हमें रिन्यू करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन कवर्ड, कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेता है, कोई कंपनी में ग्रुप इंश्योरेंस लेता है, कोई फैमिली इंश्योरेंस लेता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट, कि हम किस मेथड से पेमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ के रिस्क से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर होती हैं। ये इंश्योरेंस, दिस इंश्योरेंस पेज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन डेथ और मैच्योरिटी, कि डेथ पे जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो डेथ पे या मैच्योरिटी पे एक फिक्स अमाउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अगर डेथ होती है तो पैसे मिलते हैं। इंडाउमेंट पॉलिसी है तो इंडाउमेंट पॉलिसी या तो डेथ पे मिलता है या फिर मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है। या फिर टर्म इंश्योरेंस है कि सर्टेन 15 साल 20 साल के लिए जो भी टर्म है उस पीरियड में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको कॉम्पनसेशन मिलता है उनके डिपेंडेंट को। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट है। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट कैसे होता है लाइफ इंश्योरेंस में, इधर डेथ पे मिलेगा या फिर मैच्योरिटी पे मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस को नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी हम कहते हैं। ये कंटेन करता है रिस्क ऑफ अदर देन लाइफ एंड प्रोवाइड्स कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लॉस, कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो जनरल इंश्योरेंस में कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कवर करता है लॉस और डैमेजेस ड्यू टू फायर एंड रिलेटेड रिस्क। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस ऑफ हाउस और इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री इन केस ऑफ बिजनेसेस। मरीन इंश्योरेंस कवर करता है लॉस रिलेटेड टू सी ट्रांसपोर्ट, एज इन मरीन कार्गो इंश्योरेंस एंड मरीन हल इंश्योरेंस। मिसलिनियस इंश्योरेंस की बात करें तो मिसलिनियस इंश्योरेंस वेरियस टाइप्स के होते हैं। मैं इसमें कई सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, अगर कुछ चीज चोरी वगैरह हो जाती है उससे जो लॉस होता है उसका लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया। दीज आर द पार्ट ऑफ मिसलिनियस इंश्योरेंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर में पहला है पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस रिलेटेड है ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ से। ह्यूमन लाइफ और हेल्थ से जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो पर्सनल इंश्योरेंस का पार्ट है, और इसके एग्जांपल हो जाते हैं एज इन लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो भी है, these all are the example of personal insurance. आफ्टर दैट, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर करता है प्रॉपर्टी और एसेट अगेंस्ट रिस्क, एज इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस आ जाएगा, मरीन इंश्योरेंस आ जाएगा, बर्गलरी इंश्योरेंस आ जाएगा एंड थेफ्ट इंश्योरेंस आ जाएगा। लाइबिलिटी इंश्योरेंस की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर करता है लीगल लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम डैमेजेस टू अदर्स, कि अगर किसी और को हमारी वजह से लॉस हो गया तो जो लाइबिलिटी अराइज हुई है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ अ कंपनी कॉजेज हार्म टू अ थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस कवर्ड दैट कॉम्पनसेशन। अगर किसी कंपनी को किसी कंपनी की वजह से किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है और उस कंपनी ने लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा है तो वो जो लॉस कॉम्पनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा।
यहां तक कोई डाउट है? सिंपल है ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का बिल्कुल। दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रशअप कि आपको याद आ जाए, चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। शैल वी मूव फर्दर? यस सर। जो विजिबल नहीं होते ना लोग यहाँ पे स्क्रीन पे। हाँ, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस में दो तरह के हमारे पास हैं कि शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस है कवर फॉर those insurance which covers for less than a year is a part of short term insurance, usually renewable annually, जो हर साल रिन्यू करवाना होता है, जैसे फायर इंश्योरेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है। ये सारी चीजें जो है शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस के पार्ट है। एग्जाम्पल मोटर इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस वो है जो कवर करता है 1 साल से ज्यादा के लिए। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन कवर्ड। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन कवर्ड की बात करें तो पहला है इंडिविजुअल इंश्योरेंस, कि जो एक पर्सन को ही कवर करता है, कवर्स 1 पर्सन और 1 असेट। ये ना मुझे लेट एंट्री करते हैं, मुझे डिस्टर्ब होता है बार बार। सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन कवर्ड की हम बात कर रहे थे, तो पहला इंडिविजुअल इंश्योरेंस है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर करता है 1 पर्सन को या फिर 1 एसेट को। ग्रुप इंश्योरेंस की हम बात करें तो ग्रुप इंश्योरेंस वो है जो एक पॉलिसी एक से ज्यादा पर्सन को कवर करे। कवर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर 1 पॉलिसी, है ना। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इंश्योर्ड टुगेदर। किसी कंपनी ने अपने सारे इंश्योरेंस सारे एम्प्लॉइज के लिए एक साथ एक इंश्योरेंस ले रखा है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पेमेंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो पहला है फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस। फिक्स्ड बेनिफिट इंश्योरेंस में फिक्स्ड अमाउंट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल लॉस, एज इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है वो जो है अमाउंट फिक्स्ड है कि जितना फिक्स्ड है 2 करोड़ 3 करोड़ उतना ही मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल लॉस। इंडेमनिटी इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस कहता है कि जितना लॉस हुआ है उतने का कॉम्पनसेशन मिलेगा। I can say कि compensation is given only to the extent of the actual loss. For example, fire and marine insurance. क्लियर है सबको यहाँ तक क्लासिफिकेशन सारे? on the basis nature of insurance, subject matter, duration, number of person and method of payment. सर Next, वो लास्ट पॉइंट एक बार आप हाँ ये देखो इंडिमनेटेड इंश्योरेंस, क्या इसमें कार इंडेमनिटी का, इंश्योरेंस आता है? हाँ कार इंश्योरेंस इंडेमनिटी का पार्ट है। कि कार इंश्योरेंस में आपने कार अच्छा इंश्योरेंस लिया है, अगर चोरी हो जाएगा तब तो जितना अमाउंट फिक्स्ड है उतना मिलेगा। कि 6 लाख की कार थी तो आईडीबी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो थी वो मिलेगी 6 लाख रुपए। लेकिन आपके कार को एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में पता चलता है कि 2 लाख में गाड़ी बन जाएगी, 2 लाख ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। सर ऐसा नहीं है, कुछ पॉलिसीज में रिटर्न टू इनवॉइस भी होता है, तो रिटर्न टू ऐसा नहीं इनवॉइस है के कि केस में ना, आईडीबी। रिटर्न टू हाँ जी। इनवॉइस के केस में अगर कंप्लीट लॉस होता है दैट मीन्स कि उसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तो उसमें रिटर्न नहीं टू मतलब इनवॉइस का आपने जो बोला अमाउंट ना होता है। कि हम्म, आपने बोला ना चोरी हो जाएगी तो आईडीबी मिलेगा, मैं कह रही हूँ रिटर्न टू इनवॉइस मिलेगा करके। रिटर्न टू इनवॉइस और आईडीवी दोनों अलग अलग चीज है। इनवॉइस का मतलब है रिटर्न कि जितना आपकी गाड़ी जितने में आपने खरीदी थी, और आईडीवी का मतलब हाँ होता है जी। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। कि इंश्योरेंस वाले वो डिक्लेयर करते हैं कि आपकी गाड़ी जैसे 12 लाख की थी, 2 साल आपने चला ली तो उसकी हम्म एक्चुअल वैल्यू बची 8 लाख की, तो वो आईडीवी 8 लाख की है। हम्म। लेकिन उसमें एक एड ऑन होता है कि अगर आप जैसे 8 लाख वाली आईडीवी आपको मिल रहा है 10,000 रुपए में उसका इंश्योरेंस, वो कहते हैं कि आप 1,500 रुपए और दो तो हम रिटर्न टू इनवॉइस देंगे। 12 लाख की गाड़ी का हम 12 लाख ही देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एड हाँ ऑन कुछ उसमें करवाना पड़ेगा। तो वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ
है ना, कि रिटर्न टू अच्छा, इनवॉइस हाँ है तो हाँ, जितने का यस। आपने ऑन पेपर प्राइस है वो मिलेगा, एंड आईडीवी डिक्लेयर्ड पे है तो आपको आईडीवी उन्होंने जितना डिक्लेयर किया है हाँ, उतना मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे। हाँ, वो सर्वेयर ओके। जो है वो सर्वे करके बताएगा, उसके बाद मिलेगा। उसमें जनरली यही होता है कि इस आपने तो आप खुद से नुकसान नहीं किया या चोरी नहीं करवा दी, एक्चुअल है ये सारी चीज। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं दैट वो इंश्योर करते हैं फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स। तो उसमें आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग, प्रिंसिपल ऑफ क्वासा कॉन्ट्रैक्टस, जिसको हम कहते हैं कि कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही होना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि जो इंश्योरेंस है वो गुड फेथ में होना चाहिए। इंश्योरेंस हम ये सोच के ना लें कि हमने इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हम फर्जी बिल बनवा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे, या हमने कार इंश्योरेंस लिया है और हमारी कार पुरानी है तो कार को चोरी करवा देंगे, कटवा देंगे, कहीं पे बेच देंगे और उससे पैसा लेंगे। तो जो इंश्योरेंस है वो गुड फेथ में होना चाहिए। मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो बोथ पार्टीज में कौन कौन आ जाएगा, इंश्योरर जो इंश्योरेंस दे रहा है एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली एंड कंप्लीटली। और मटेरियल फैक्ट जो होता है, मटेरियल फैक्ट एनी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन ऑफ द इंश्योरर, जो इंश्योरेंस दे रहा है उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है और उसको कोई सीरियस बीमारी है तो उसको डिस्क्लोज करे, डिस्क्लोज करने के बाद ही वो इंश्योरेंस ले। अगर डिस्क्लोज किए बिना लेता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि उसकी डेथ किसी सीरियस इलनेस से हुई है जो पहले से जानता था, वो बिना बताए उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि मरने पे पैसा मिल जाएगा, इस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसके मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ऑनेस्टी इज एन इसेंशियल इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट, अगेन सबको क्लियर है ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है फिर इंश्योरेंस लेनी। यस सर, यस सर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मींस कि the insured must have a financial or legal interest in the subject matter of insurance. The insured should suffer a loss if the insured item is damaged or destroyed. For example, a person can insure their own house or own car. You cannot insure your neighbor's house because you have no financial interest, कि जहां पे हम इंश्योरेंस ले रहे हैं वहां पे हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंपली कि वो चीज हमारी होनी चाहिए। इन लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, कि हमारा फाइनेंशियल या फिर लीगल इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में, कि हम अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपने पड़ोसी के घर के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जैसे मैंने कहा कि इंडेमनिटी का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, जितना लॉस हुआ है उतने का ही आपको जो है कॉम्पनसेशन मिलेगा। द इंश्योरर कॉम्पनसेट्स द इंश्योर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, नॉट मोर। इट प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस, कि आपको अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है कार का इंश्योरेंस और डैमेज सिर्फ 2 लाख का है तो आप सिर्फ 2 लाख ही ले सकते हैं। आप 5 लाख में से 5 लाख नहीं ले सकते कि 2 लाख में गाड़ी ठीक करवा ली और 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो इंडेमनिटी इतना यही कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, जितना लॉस हुआ है उतने का ही पैसा मिलेगा। एक्सेप्शन इसका है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ की वैल्यू पैसों से नहीं मेजरमेंट हो सकती, तो इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी काम नहीं करता है। क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यस कॉन्ट्रीब्यूशन। सर। इफ द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विथ मल्टीपल इंश्योरर, ऑल इंश्योरर विल शेयर द लॉस प्रोपोर्शनेटली, कि अगर एक आदमी ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है ना, तो
उसको अगर कोई लॉस होता है तो जितने कंपनी ने उसको इंश्योरेंस दिया है, जितने कंपनी ने उसको इंश्योर किया है, उस लॉस को वो सारे कंपनी मिल के फुलफिल करेंगे। 5 लाख का लॉस हुआ है, उसने इंश्योरेंस टाटा से भी लिया है, उसने इंश्योरेंस रिलायंस से लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि रिलायंस और टाटा दोनों मिलके उसको कॉम्पनसेट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी है, वो दो कंपनियों ने उस प्रॉपर्टी को दो कंपनियों ने इंश्योरेंस दिया है। कंपनी जो था उसने इंश्योरेंस लिया है 60,000 का कंपनी ए से, कंपनी बी से उसने इंश्योरेंस लिया है 40,000 का। टोटल लॉस हुआ है जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया था उसने दो कंपनियों से इंश्योरेंस लिया। एक टाटा से उसने इंश्योरेंस लिया है 60,000 का, और एक लिया है उसने रिलायंस से उसने लिया है 40,000 की। एक्सटेंट है कि 40,000 तक पैसा मिलेगा रिलायंस से लॉस होगा तो, और 60,000 रुपए तक पैसा मिलेगा टाटा से अगर लॉस होगा तो। उसको टोटल लॉस होता है 50,000 का। ठीक है, 50,000 का टोटल लॉस होता है। उसने इंश्योरेंस टाटा से कितना लिया था? 60,000 का। उसने इंश्योरेंस रिलायंस से कितना लिया था? 40,000 का। रेशियो हम निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन है ना, तो जितना जिसका जो है कॉम्पनसेशन की लिमिट है उसकी हम रेशियो निकालेंगे। तो आई कैन से कि 6:4 का रेशियो यहाँ पे निकलता है। टाटा 60% उसको कंट्रीब्यूट करेगा एंड रिलायंस 40%, क्योंकि टाटा कह रहा था कि हम 60,000 रुपए तक भरपाई करेंगे और रिलायंस कह रहा था कि हम 40,000 तक। अब उसको लॉस हुआ है 50,000 रुपए तक, तो 6:4 के रेशियो में टाटा और रिलायंस कंट्रीब्यूट करके उसको कॉम्पनसेशन देंगे। दैट मीन्स कि टाटा उसको कॉम्पनसेशन देगा 30,000 और रिलायंस उसको कॉम्पनसेशन देगा 20,000 का, क्योंकि उसको टोटल लॉस हुआ था 50,000 रुपए का। एम आई क्लियर अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एवरीवन? सर मेरे को एक डाउट था कि ये जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि समझ लीजिए कि मैरिड कपल है, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया, वो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, वाइफ एक जगह हस्बैंड एक जगह, तो कंपनियां प्रोवाइड कराती है हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस करके, तो दोनों ने ही अपने अपने को एक दूसरे को नॉमिनी बनाया, ठीक है। नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते ऐसे? जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको गवर्नमेंट कवर करती है ना। मेरी स्पाउस ओके। जो है वो भी सपोज गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी कंपनी पे उनको हाँ मेडिकल जी। उनकी गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें डिफरेंट पे ग्रेड हाँ होता जी। है ना, कि मुझे इतने तक का मिल सकता है। वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर अगर वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हाँ। है तो मेरे वाले मेडिकल कार्ड में उनका नाम नहीं आ सकता। लेकिन इन केस मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा मिलता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे जो प्राइवेट वार्ड मिलता है उनका पे लेवल कम है तो उनको नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज है वो अपनी कंपनी में या गवर्नमेंट को सरेंडर कर देंगी, फिर जाके मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनेंगे। तो डिपेंडेंट बनने के बाद ये हो सकता है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी सरेंडर नहीं किया, तो दोनों को अपना अपना लेना पड़ेगा, नॉमिनी नहीं बन सकते इन केस ऑफ मेडिकल में। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन। सैब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर अगर मैंने कोई कार इंश्योरेंस लिया है ना, और कार इंश्योरेंस के केस में क्या हुआ कि किसी थर्ड पार्टी ने मेरे कार में आगे धक्का मार दिया, मेरा नुकसान हो गया गाड़ी में मेरे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि मैंने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है मैं उस वहां क्लेम करूंगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पता लगाएगी नुकसान कैसे हुआ। उसको पता चला कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने की वजह से नुकसान हुआ और एक्सीडेंट में इनकी कोई गलती नहीं थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले मुझे पैसा दे देगी। फिर उसको पता चलेगा कि जिस गाड़ी वाले की वजह से या जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उसने जितना पैसा मुझे भरा है उससे वो रिकवर करेगी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन, कि after compensating the insurer gets the right to recover the loss from the third party responsible for the damage. For example, if a goods are damaged due to transport company's negligence, the insurer pays the insured. अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गलती की वजह से अगर गुड्स को लॉस हुआ है तो जिसने इंश्योरेंस लिया है इंश्योरेंस कंपनी उसको पे तो कर देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अब स्यू करेगी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को और अमाउंट रिकवर करेगी जितने का लॉस हुआ है और जितना कॉम्पनसेशन उसने इंश्योर्ड को पे किया है। क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? सर इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं ना?
नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी वजह से जो लॉस हुआ है वो पे करता है, तो नियर अबाउट इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी, मुझे नुकसान होगा तो मुझे नहीं पे करेगी, मेरी वजह से जिसको नुकसान होगा उसको पे करेगी। यहाँ पे कह रही है कि जो आपको नुकसान हुआ है, जो आपको कॉम्पनसेशन हमने दिया है, आपको तो दे दिया, लेकिन आपको जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे हम वसूलेंगे। अच्छा, ओके 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 सर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन कहता है कि द इंश्योर्ड मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू रिड्यूस और टू मिनिमाइज द लॉस। कि आपके घर अगर आग लगी है और आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप बैठ के तमाशा मत देखो कि इंश्योरेंस ले रखा है तो हम आग बुझाएंगे नहीं, क्योंकि जो लॉस होगा वो मिलेगा। आपका काम है कि लॉस जितना से कम कर सके आप लॉस को कम करिए। अगर बाद में पता चलेगा सर्वे में कि आपने कोई भी कोशिश नहीं की बुझाने की, आप बैठ के देख रहे थे कि चलो जल रहा है जल जाने दो क्योंकि इंश्योरेंस लिया है और हमें पैसा मिलेगा तो नया खरीदेंगे। तो आपका ये काम है कि अगर आप लॉस हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश करिए, है ना। कि जो इंश्योर्ड है उनको रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेना है टू मिनिमाइज और टू रिड्यूस द लॉस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फायर ब्रेक्स आउट, द इंश्योर्ड शुड ट्राई टू कॉल द फायर ब्रिगेड और टू सेव द गुड्स और टू सेव द हाउस। क्लियर है? यस अगर सर। इंश्योर्ड ऐसा नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम को रिड्यूस कर सकती है या उसके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कहता है कि द इंश्योरर इज लाइबल ओनली इफ द एक्चुअल और नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, इफ अ शिप सिंक्स ड्यू टू स्ट्रोम, तो अगर कवर्ड है स्टोर्म, अगर स्टोर्म वाला रीजन अगर कवर है तो वो उससे पैसे देगी। इफ अ गुड्स आर डैमेज ड्यू टू डीले एंड, अगर डीले वाला पोर्शन कवर नहीं है, गुड्स डैमेज होता है डीले होने की वजह से, और इंश्योरेंस में अगर डीले वाला पोर्शन कवर नहीं है तो डीले वाला कवर नहीं है तो वहां पे पैसा नहीं मिलेगा। तो प्रॉक्सिमेट कॉज उसका एक्चुअल होना चाहिए तभी मिलेगा। अगर रीजन नहीं है, द रियल कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अगर रियल कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है और आइडेंटिफाई होता है और ये पाया जाता है कि वो टर्म में नहीं था, तो वो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। दैट मीन्स कि लॉसेस आर शेयर्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट प्रीमियम। कि जो प्रीमियम देते हैं उनके बीच में लॉस शेयर होता है। ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रीमियम पे करते हैं लेकिन लॉस कुछ एक को होता है, तो विच आर कॉम्पनसेटेड फ्रॉम द पूल फंड। कि सबने जितना पैसा दिया उसमें से जितने को लॉस हुआ है उतनों को कॉम्पनसेशन मिलता है। सबको लॉस तो होता है, सब तो प्रीमियम तो सारे पे करते हैं, लेकिन लॉस कुछ को होता है तो कुछ को ही जो है कॉम्पनसेशन दिया जाता है। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉसा कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको कहते हैं कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग इसका ये होता है कि द टर्म कॉसा कॉन्ट्रैक्टर्स एक लेटिन वर्ड है जो कहता है कॉज और रीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली आई कैन से कि ये रिफर करता है द मेन पर्पज और द ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए एंड वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन टेक्स लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर फैमिली and after his death it's a responsibility of insurance company to give the money। ये लॉफुल है तो वैलिड कॉज है, यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए। दूसरा है कि एक पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, और वो लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद जो है इलीगल काम करता था, स्मगलिंग वगैरह करता था, इलीगल काम करता था और बाद में मर गया तो प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे करवाया और बाद में पता चला कि क्रिमिनल था, स्मगलिंग करता था, वहां पे पुलिस एनकाउंटर में माना गया। यहाँ पे जो है कॉजा कॉन्ट्रैक्टर्स में कहता है कि जो कॉज है वो वैलिड नहीं था, और वैलिड नहीं था तो उसको जो है इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि द पर्सन इंश्योर्ड वाज इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और पर्पज अनलॉफुल हो गया। क्लियर है ये सारे प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, contributions, abrogation, loss minimization, proximate cause, risk sharing and causa contractors। सर प्रॉक्सिमेट कॉज और कॉजा कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि जो नियर बाई रीजन है ना,
उस वजह से जितना लॉस हुआ है उसके लिए पैसा मिलेगा, या फिर अगर नियर बाई रीजन है, जो रीजन है लॉस का वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है, तो आपको पैसा या कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कॉजा कॉन्ट्रैक्टस कहता है कि जो वैलिड इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट में क्या था कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लीगैलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स कि जो डेथ हुई है नॉर्मल पर्सन की हुई है, अगर कोई क्रिमिनल है उस रीजन से कोई डेथ हुआ है तो वो इलीगल चीज मानी जाएगी, और इलीगैलिटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं माना जाता, वॉइड माना जाता है। दोनों कंप्लीटली अलग है। प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि उसका रीजन, लॉस का जो रीजन होगा वो नियर बाई होना चाहिए, कि दो चीजों से आपको लगता है लॉस हुआ है, लेकिन जो नियर बाई रीजन है उसकी वजह से जो लॉस हुआ है उसको माना जाएगा। या फिर जो रीजन है वो लिस्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, तो वो लॉस हम नहीं मानेंगे और उसके लिए हम पैसा नहीं देंगे। क्लियर है? जी सर सर। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ इंश्योरेंस का केस है और उसमें ये मेंशन मतलब डेथ का कोई केस मेंशन है, तो अगर कोई डिजीज एक्स डिजीज मेंशन है, उससे अगर पर्सन की डेथ होती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी, और इन केस अगर किसी और रीजन की वजह से होती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कराएगी। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ये नहीं लिखा होता है कि अगर ये इस बीमारी में मिलेगा, इस बीमारी में नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस सारी चीजें के लिए कवर होता है। ये थोड़े लिखा रहेगा कि कैंसर से डेथ होती है तो मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होता है सिर्फ ना, जो मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे वो मिलेगा, और अप टू सर्टेन लिमिट्स मिलेगा, जितना लिमिट्स उसमें मेंशन है। हाँ जी सर, पर लिखा होता है सर, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो जैसे बड़ी बीमारियां हैं आपको पहले तो डिस्क्लोज करना है, और उसमें भी वेटिंग पीरियड होता है, जैसे 12 मंथ्स या 2 इयर्स ऐसे वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कैंसर हुआ या उनके वेटिंग पीरियड्स होते हैं सर नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ अटमोस्ट इंश्योरेंस। गुड फेथ तो यही कहता है ना कि आप सारी चीजें, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करोगे, हाइड करके तो ले नहीं सकते। हाँ और उसके बाद हाँ जी, डिफर मतलब करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। कुछ पॉलिसी होते हैं वो कहते हैं कि हम सारी चीजों को कवर करेंगे। हाँ जी सर, पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के केस में बता रही हूँ कि आपने कहा ना सभी कवर होते हैं, हाँ जी सभी कवर होते हैं, पर बड़े मेजर डिसीजेस के लिए वेटिंग पीरियड होता है, जैसे 2 साल कम से कम तो होते ही हैं। अच्छा, वो इंश्योरेंस लेने के ये बाद नहीं ना, है। इंश्योरेंस हाँ लेने हाँ के जी, बाद हाँ की आप जी, बात कर रहे हो ना, कि हाँ ये नहीं हो हाँ सकता कि जी, हाँ आपने जी, इंश्योरेंस लिया उसके बाद, हाँ वो उनके टर्म में मेंशन होता है। हाँ जी, मतलब क्या करते हैं लोग, अगर कैंसर प्रेडिक्ट हुआ, मतलब कैंसर हम्म। अगर आपको पता चल गया कि आपको कैंसर है और आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो ये मत सोचना कि आपको मिल जाएगा। आपको 2 साल या कम से कम 1 साल तो पॉलिसी भरनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। हाँ मैं पॉलिसी ये भरनी बता पड़ेगी, रही या हूँ फिर सर। हाँ वो बात तो ठीक है, या फिर ये पता हाँ चलता जी, है कि आपको पहले से कैंसर था, आपने इस चीज को हाइड करके लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड गुड फेथ को आपने फॉलो नहीं किया, उस केस में रिजेक्ट भी हो सकता है। या आप बता दोगे हाँ पहले से तो वो रिजेक्ट भी इंश्योरेंस हो आपको सकता है। देंगे ही नहीं। हाँ, देंगे ही इसीलिए वो नहीं, कहते ऐसा हैं कि भी हम हो सकता इमीडिएट, है। ऐसा नहीं होता कि और आप इंश्योरेंस लो और कल बोलो कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो हाँ उसके जी, टर्म हाँ एंड जी, पॉलिसी में लिखा होता है। हाँ जी, और ये है हेल्थ इंश्योरेंस में कम से कम 60 इयर्स से पहले लो। 60 इयर्स के बाद कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं मिलती हैं, प्राइवेट नहीं, आपको मिल गवर्नमेंट जाएगी, वो भी। गवर्नमेंट भी नहीं मिलती और प्राइवेट में भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं, तो ये उनके टर्म्स है ना। अगर 60 इयर्स के लिए ले रहे हो तो वो कहेंगे कि हम 6 महीने 7 महीने, या फिर नहीं ये नहीं बीमारियां नहीं नहीं कवर नहीं करेंगे। नहीं, मतलब सर कुछ लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस लेते ही नहीं, जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं ना तब लेते हैं। तो ओल्ड एज में लेते हैं, जैसे 55 हुआ या 60 हुआ, 60 के बाद कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं 60 के मिलती है, बाद बड़ी सीनियर सिटीजन्स मुश्किल को और से। सुपर सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलती, मिलती है तो बहुत मुश्किल से मिलती है, या फिर उनके प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। तो जितना आप अर्ली एज बहुत में हाई। लोगे उतना प्रीमियम कम होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल और सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ जो है इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऑपरेट कैसे करती हैं। IRDAI होता है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कैसे रेगुलेट करता है और कौन कौन से इंश्योरेंस है। पहला हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करती है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज, वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स। जैसे इंडाउमेंट पॉलिसी की मैंने बात करी, तो इंडाउमेंट पॉलिसी कहता है कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तब भी पैसा मिलता है, और डेथ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे भी उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है वो ग्रुप्ड किए गए हैं, एज इन की मैं कह सकता हूँ कि कोर प्राइमरी ऑपरेशंस और सेकेंडरी और सपोर्टिंग ऑपरेशंस। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि डेथ पे मिलेगा, सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा। ओके, सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की हम बात करें, इसमें सारी चीजें मेंशन करी हैं कि कैसे कैसे होता है, कि अंडर राइटिंग कैसे होता है, कि रिस्क असेसमेंट होता है, फिर प्रीमियम उसका कैसे डिटरमाइन होता है, प्रीमियम डिटर्मिनेशन के बाद पॉलिसी कैसे इशू होता है, पॉलिसी इशू होने के बाद जो है प्रीमियम कलेक्शन होता है, पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्लेम इनकेस कोई जनरेट होता है, कोई क्लेम करता है तो क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। अगर ये ले रखा है कि अगर डेथ होता है उस पर पैसा मिलता है, डेथ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे मिलता है, तो अमाउंट इन्वेस्ट कैसे होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, या कोई कंप्लेन है तो ग्रीवियंस को हैंडल कैसे करते हैं, उनके मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करते हैं, एक्चुअरियल फंक्शन क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस IRDAI कैसे काम करता है, RBI क्या हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, नॉन इंश्योरेंस कंपनीज की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस कंपनी में बात करें, सबसे पहला है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होता है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। जैसे टाइप्स की हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है कि कोई उसका मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, प्योर रिस्क कवर होता है। हाँ, मैच्योरिटी बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं मिलता, कि अगर डेथ होती है तभी मिलता है। या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस है कि इंटायर लाइफ को कवर करता है। या इंडाउमेंट पॉलिसी है, इंडाउमेंट पॉलिसी कहता है कि रिस्क को भी हम कवर करेंगे और सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करेंगे, कि प्राइमरी फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। मनी बैक पॉलिसी है कि पीरियोडिक रिटर्न है, कि कुछ साल में, 10 साल में, 15 साल में आपको पैसे वापस भी मिल सकते हैं। यूलिप भी आता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, की इन्वेस्टमेंट भी है प्लस इंश्योरेंस भी है। पेंशन प्लान्स भी आते हैं कि डेथ पे भी मिल सकता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर टर्म प्लान ले रहा है और 50 लाख रुपए देता है, 50 lakhs टू फैमिली, इफ इंश्योर्ड गेट डाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। की टर्म इंश्योरेंस लिया है और टर्म इंश्योरेंस कहता है कि हम 50 लाख रुपए देंगे अगर जिसने इंश्योरेंस लिया है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो। ये तो हो गई प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात, मतलब कि डिफरेंट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज डिफरेंट कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, जिसको जो ठीक लगता है वो उसको ऑप्ट कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडाउमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, यूलिप एंड पेंशन प्लान। नेक्स्ट हम बात करें अंडर राइटिंग एंड रिस्क असेसमेंट की। तो अंडर राइटिंग कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ लेवल ऑफ रिस्क टू द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी। की लेवल ऑफ रिस्क कैसे मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसकी एज क्या है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कहाँ पे काम करता है, बहुत रिस्की जॉब तो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकर है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको कैंसर हो सकता है, लंग्स उसके खराब हो सकते हैं। तो अगर कोई हैवी या फिर डेली स्मोकर है, अगर उसका असेसमेंट पता चलता है कि वो स्मोकर है, तो यहाँ पे रिस्क हाई है। अगर रिस्क हाई है तो प्रीमियम भी हाई दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम डिटर्मिनेशन। प्रीमियम डिटर्मिनेशन कहता है कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रीमियम को, वो सारे फैक्टर की एनालिसिस करना। इसमें भी वही बात आ जाएगी अंडर राइटिंग की तरह ही, एज, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड पॉलिसी टर्म एस्योर्ड। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, अच्छा एक एग्जांपल मैं प्रीमियम डिटर्मिनेशन का आपको देता हूं कि एक 25 साल का ओल्ड लड़का है, उसको लोअर प्रीमियम मिलेगी इन कंपैरिजन टू अ 50 ईयर ओल्ड मैन। कि अगर 50 ईयर ओल्ड है और एक 25 ईयर ओल्ड है, तो सेम पॉलिसी 25 ईयर वाले को सस्ते में मिलेगी एज फैक्टर की वजह से, और 50 साल वाले को महंगे में मिलेगी। नेक्स्ट है पॉलिसी इशुएंस, कि इशुइंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी डॉक्यूमेंट आफ्टर अप्रूवल। कि हमने जो है प्रोडक्ट डिजाइन पर्सन ने सेलेक्ट कर लिया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, प्रीमियम डिटरमाइन कर दिया और पॉलिसी उसके बाद इशू कर दिया। ये इंक्लूड करता है पॉलिसी बॉन्ड का, एंड पॉलिसी बॉन्ड में इंक्लूडेड होता है टर्म एंड कंडीशन एंड सम एश्योर्ड डिटेल, कि उसको कितना पैसा
मिलेगा अगर उसने डेथ टर्म इंश्योरेंस लिया है तो टर्म एंड में या डेथ के टाइम में कितना मिलेगा, एंडाउमेंट लिया है तो मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मेडिकल अप्रूवल द कंपनी इशू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, है ना, तो मेडिकल अप्रूवल के बाद कंपनी इशू करती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम कलेक्शन की बात करें तो प्रीमियम कलेक्शन क्या हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है ईयरली हो। उसके मोड अलग अलग हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मेथड हो सकता है, एजेंट कलेक्शन बाय एजेंट हो सकता है, या बैंक ऑटो डेबिट हो सकता है ना। एक पर्सन 1000 रुपए एनुअली पे करता है और 1000 रुपए एजेंट को भी पे कर सकता है, उसके बैंक से डायरेक्ट डिडक्ट भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मोड से खुद से पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, that means ki managing policy throughout their life cycle, which includes policy policy renewal, address changes, nominee updates, policy revival if lapsed, की पॉलिसी रिन्यू करवा सकता है ना, अगर एक्सपायर हो गया तो, घर बदल रहा है तो एड्रेस चेंज करवा सकता है, नॉमिनी ऐड कर सकता है, नॉमिनी हटा सकता है, पॉलिसी रिवाइव करवा सकता है अगर लैप्स हो गया है, कहीं पेमेंट नहीं इशू है तो। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पॉलिसी होल्डर missed any payment, they can revive the policy within a time limit, कि अगर कोई पेमेंट या कोई प्रीमियम मिस कर दिया है तो पॉलिसी कैंसिल होने से पहले उनको एक टाइम दी जाती है, उस टाइम लिमिट में वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट कहता है कि सम एश्योर्ड और बेनिफिट व्हेन क्लेम्स अराइजेज, कि जब क्लेम अराइज होता है तो कितना पेमेंट मिलना चाहिए, कितना क्लेम मिलना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के क्लेम्स होते हैं, डेथ क्लेम्स अलग हैं, मैच्योरिटी क्लेम्स अलग हैं। डेथ क्लेम नॉमिनी को मिलेगा, मैच्योरिटी क्लेम पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, एंड सर्वाइवल बेनिफिट वो मिलता है मनी बैक पॉलिसी, है ना, कि अगर डेथ नहीं होता है एंडाउमेंट पॉलिसी है तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल if the insured dies, the nominee receive whatever the amount is fixed. For example, 10 lakh is fixed, so nominee will be receiving 10 lakhs. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कि जो वो जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, मीनिंग कि इन्वेस्टिंग कलेक्टेड प्रीमियम टू अर्न रिटर्न, कि कलेक्टेड जो प्रीमियम इकट्ठा किया है उसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, उससे सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे, उसको आगे इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। For example, insurance companies invest in long-term government bonds. Investment company may invest in any infrastructure projects. Investment company may invest in short-term things like money market. Next is reinsurance. Reinsurance का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज अपना रिस्क जो है ट्रांसफर कर देती हैं अनदर इंश्योरेंस कंपनीज को। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अ कंपनी इंश्योर्स अ पर्सन फॉर 5 करोड़, बस ट्रांसफर पार्ट ऑफ द रिस्क टू अनदर इंश्योरेंस, की 5 करोड़ का इंश्योरेंस दिया बट आगे चल के उसने खुद का भी किसी और से इंश्योरेंस ले लिया या फिर उसका पार्ट जो है आगे ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग। कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग, ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेन रिलेटेड एनीथिंग, दैट मीन्स कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिजॉल्विंग कंप्लेन्स, की क्वेरी हैंडलिंग करना है, क्लेम असिस्टेंट है, कंप्लेन है कि उसको रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉमिनी है, उसको डेथ क्लेम का सेटलमेंट देनी है तो उनकी क्वेरी जो है या फिर क्लेम असिस्टेंट है वहां पे हेल्प करना। आफ्टर दैट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं कि सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस चैनल, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए कई सारे चैनल्स हैं। चैनल्स क्या हो सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू हम बेच सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू बेच सकते हैं, या फिर बैंक्स के थ्रू हम बेच सकते हैं, कि बैंक से हमने कोई टाई अप कर रखा है, हम उसको बैंक से जो टाई अप होता है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार वगैरह से हम बेच सकते हैं, या फिर पेटीएम पे भी अब तो इंश्योरेंस मिलते हैं, गूगल पे मिलते हैं वहां से, या एको इंश्योरेंस सर्विस है वहां से बेच सकते हैं। And as an example, I can say कि an agent explains policies and help customers to choose a better plan. Regulatory compliance की बात करें तो जो रूल्स है ना, रूल्स आर सेट बाय अथॉरिटीज लाइक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्लूड क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। एक्चुरियल फंक्शन हम देखेंगे, एक्चुरियल फंक्शन ये कहता है कि यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैट्स
टू कैलकुलेट रिस्क एंड प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल एक्चुरियल्स जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू सेट प्रीमियम रेट्स, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरल कितना होगा इस टाइम पे इस नॉर्मल इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रीमियम सेट किए जाएंगे। लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क फेस्ड बाय द कंपनीज। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना ताकि फाइनेंशियल रिस्क जो है रिड्यूस हो सके। क्लियर है ये सारी पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ऑपरेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज? यस सर, यस। आगे चलते हैं हम। अब मैं एक थोड़े बहुत जो हमने प्लान्स अभी डिस्कस किए थे ना कि प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, यूलिप जिसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो होता है ना वो प्रोवाइड करता है प्योर लाइफ कवर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो कवर देता है उसको टर्म इंश्योरेंस हम बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इसके फीचर्स की अगर मैं थोड़े बहुत बात करूं तो इसमें प्रीमियम लो होते हैं, कवरेज हाई होता है, लेकिन इस पे कोई भी मैच्योरिटी पे बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन टेक्स 1 crore term plan for 20 years, if they die within 20 years, nominee gets 1 crore rupees. If he sustains, he will not receive any rupees, any amount. दूसरा है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कवर करता है इंटायर लाइफ, यूजुअली अप टू 100 years। फीचर्स इसके क्या होते हैं? डेथ बेनिफिट गारंटेड होता है एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली रिसीव्स मनी whenever the insured die even at a old age, है ना, क्योंकि ये होल इंश्योरेंस होल लाइफ के लिए था। आफ्टर दैट इंडाउमेंट प्लान। इंडाउमेंट प्लान कहता है कि इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंश्योरेंस प्लस सेविंग। इसका इसका मेन 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 बेनिफिट ये होता है कि लमसम मिलता है मैच्योरिटी पे और या फिर डेथ पे। इनकरेज ये अगर या तो डेथ होगी तब भी पैसा मिलेगा, डेथ नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट है वहां से भी सेविंग हो रही है वहां से भी पैसा मिलेगा, तो मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलता है, डेथ पे भी पैसा मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनकरेज करता है डिसिप्लिन्ड सेविंग को। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सर्वाइव्स 20 years, they receive maturity amount, otherwise nominee gets sum assured if he dies before 20 years. नेक्स्ट है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान कहता है कि ये पीरियोडिक पेमेंट देता है ड्यूरिंग द पॉलिसी, है ना, कि सर्वाइवल बेनिफिट एट अ रेगुलर इंटरवल पे उनको पेमेंट मिलता रहता है। रिमेनिंग अमाउंट पेड एट द मैच्योरिटी। फीचर है कि 20 year पॉलिसी पेइंग 20% एवरी 5 years, की 20 year की पॉलिसी है लेकिन 20% हर 5 साल के इंटरवल पे मिलता रहेगा, वापस पैसा आपको मिलता रहेगा। यूलिप है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस प्लस, जैसे ये एंडाउमेंट प्लान था इंश्योरेंस प्लस सेविंग का, यूलिप है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। आई कैन से कि इंश्योरेंस प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसके मेन पॉइंट यही है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेट फंड में होता रहता है और रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। पार्ट जो इसका प्रीमियम का पार्ट होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता रहता है। नेक्स्ट है पेंशन प्लान्स या फिर रिटायरमेंट प्लान्स कहते हैं हम इसको। हेल्प करता है रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में। मेन मतलब यही है कि रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद मिलता रहे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी आप बनी रहे ओल्ड एज पर्सन की। फॉर एग्जांपल मंथली पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 years, कि 60 साल से पहले तक 60 साल होने तक वो जो है प्रीमियम देते रहे, 60 साल के बाद उनको एक मंथली पेंशन मिलता रहे। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान की बात करें, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान डिजाइंड है टू सिक्योर चाइल्ड्स फ्यूचर एज इन फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर मैरिज पर्पज। इनके मेन पॉइंट यही है कि फंड्स अवेलेबल एट द की स्टेज, प्रीमियम वेव करता है, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके प्रीमियम कौन पे कर रहे हैं? पेरेंट्स। तो इनकेस चाइल्ड इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है और
कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होती है कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं और उनको बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं वो तो मिलते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड कंटिन्यूज टू रिसीव बेनिफिट्स इवन इफ द पेरेंट्स डाइड। नेक्स्ट है ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। हम पहले बता चुके हैं कि जो कंपनीज होती है वो ग्रुप इंश्योरेंस लेती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल कवर्ड अंडर अ सिंगल पॉलिसी, है ना। इसके प्रीमियम लो होते हैं एंड कॉमन होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एज इन एम्प्लॉयज इंश्योर्ड देयर कंपनीज, सॉरी एम्प्लॉयज इंश्योर्ड बाय देयर कंपनीज। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग राइडर्स, हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स की प्रोवाइड्स मेडिकल एक्सपेंसेस कवरेज, है ना, ऑफ्टन एज राइडर्स विद अ लाइफ पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस राइडर पे लमसम और डायग्नोसिस। नेक्स्ट है माइक्रो इंश्योरेंस प्लान। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान स्पेशली डिजाइंड है लो कॉस्ट इंश्योरेंस फॉर लो इनकम ग्रुप। इनका मेन पॉइंट यही है कि ये अफोर्डेबल प्रीमियम होता है और बेसिक लाइफ कवर के लिए होता है, एज इन रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स जो है वो माइक्रो इंश्योरेंस का पार्ट है। इसके बियॉन्ड ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न प्लान की हम बात करें तो ट्रेडिशनल प्लान जो हमारे थे वो एंडाउमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल प्लान थे। मॉडर्न की बात करें तो टर्म प्लान एंड यूलिप या फिर मार्केट लिंक जितने भी इंश्योरेंस है दे आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस प्लान। क्लियर है ये सारे आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया वॉट एवर द अवेलेबल? ओके, आगे चलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं। ये सारे सारे चीजें वैसे ही सेम है, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में जो चीजें लाइफ इंश्योरेंस पे अलग होती है, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होती है, वो सारी जनरल इंश्योरेंस में आ जाती है। यहाँ पे चीजें प्रोडक्ट जो थी वो लाइफ के अकॉर्डिंग, पर्सन इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिजाइन थी, यहाँ पे कंपनीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन है, एज इन फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, है ना। अंडर राइटिंग की बात करें तो अंडर राइटिंग यहाँ पे असेसमेंट होगा, रिस्क इवोल्यूशन कैसे होगा, डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क में देखेंगे कि नेचर ऑफ एसेट क्या है, जो कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी लोकेशन क्या है, पास्ट लॉस हिस्ट्री कैसी है उसकी, कि फ्रिक्वेंटली लॉस या फ्रिक्वेंटली आग लगने के चांसेस तो वहां पे नहीं है, वहां पे सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से रिस्क इवोल्यूशन के बाद उनको जो है प्रीमियम पॉलिसी इशू होगा। प्रीमियम फिक्सेशन की बात करें तो प्रीमियम फिक्सेशन के लिए प्रीमियम अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम को इफेक्ट कर सकते हैं, कि टाइप ऑफ रिस्क कैसी है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी है, पॉलिसीज के टर्म कैसे हैं। अगर कोई फ्लड प्रोन प्रॉपर्टी है तो फ्लड प्रोन प्रॉपर्टी में जो है रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे प्रीमियम भी हाई रहेगा। पॉलिसी इशुएंस की बात करें तो आफ्टर द अंडर राइटिंग प्रोसेस, आफ्टर प्रीमियम डिटर्मिनेशन और आफ्टर रिस्क असेसमेंट, हम सब कुछ करने के बाद, प्रीमियम डिसाइड करने के बाद पॉलिसी इशू कर देते हैं। दिस इज द फाइनल इशूइंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अप्रूवल विच इंक्लूड्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कवरेज डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, एज इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड आफ्टर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड फॉर अ वेयर हाउस। एक वेयर हाउस को सिक्योर करने के लिए सब कुछ देखने के बाद जो है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दिया। प्रीमियम कलेक्शन सेम मेथड प्रीमियम कलेक्शन में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, एजेंट से हो सकता है, ब्रोकर से हो सकता है, बैंक डायरेक्ट बैंक चैनल से हो सकता है, बैंक डेबिट से हो सकता है। रिस्क इंस्पेक्शन एंड सर्वे की बात करें, ये ना यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की जगह रिस्क इंस्पेक्शन आ जाएगा। रिस्क इंस्पेक्शन की हम बात करें तो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और रिस्क बिफोर एंड आफ्टर इंश्योरेंस, कि बिफोर इंश्योरेंस लेने के पहले भी फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद भी सर्वे होगा और इंस्पेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिफोर ग्रांटिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस। क्लेम मैनेजमेंट एंड सेटलमेंट की हम बात करें तो इंटीमेशन ऑफ लॉस एंड सर्वे। इंटीमेशन ऑफ लॉस का मतलब है कि जिस कंपनी का लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करेगा, बताएगा। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करेगी, सर्वे करने के बाद असेसमेंट करेगी कि कितना लॉस हुआ है, उसके बाद वेरिफिकेशन करेगी लॉस को,
एंड वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि उन्होंने क्लेम किया है 10 लाख, बट एक्चुअल लॉस है 8 लाख का, तो उनको इंडemnify किया जाएगा 8 लाख का ही, तो लास्ट में पेमेंट ऑफ क्लेम हो जाता है। री इंश्योरेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट ऑफ ये क्योंकि डायरेक्ट वहां से लिख दिया इसलिए सारे आइटम्स आ गए, ये मैं चेंज कर दूंगा अभी आपको भेजने से पहले। री इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर कोई कंपनी ने बहुत बड़ा इंश्योरेंस इशू कर दिया और उसको लगता है कि किसी और कंपनी से हेल्प लेना चाहिए, किसी और कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो वो वहां से ले सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड वहां भी यहाँ भी हो सकता है कि वो अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहे तो सेम गवर्नमेंट में, बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवियंस रिट्रीवल यहाँ भी अवेलेबल है, क्लेम असिस्टेंस के लिए, कंप्लेन हैंडल करने के लिए एंड पॉलिसी अपडेट्स के लिए। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेम चैनल यहाँ भी है, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पॉलिसी बाजार और एको का आप लोग ऐड तो देखते रहते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI से आता है। ये जो है सॉल्वेंसी मार्जिन देखते हैं, मेंटेन करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, दैट मीन्स की आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइजिंग रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी, डाइवर्सिफाइंग इंश्योरेंस पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। लॉस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करूं तो लॉस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हेल्प करता है पॉलिसी होल्डर को टू रिड्यूस रिस्क। कि हम ये बताते हैं फायर एग्जिस्टिंग्विशर जो होते हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए, उससे क्या हो सकता है कि लॉस प्रिवेंट हो सकता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं कि कौन कौन से इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है एंड लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस के पार्ट है। क्लियर है सबको ये जनरल इंश्योरेंस? कई जगह हेल्थ इंश्योरेंस को इंडिविजुअल भी रखा है और कई जगह इंक्लूड भी किया हुआ। आगे चलें, Yes, yes, sir. चलिए। ऑपरेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम काम करता है। अगर इसके मैं टाइप्स की बात करूं तो इसमें इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान अवेलेबल हैं। अंडर राइटिंग की बात करें तो सेम एज, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। प्रीमियम डिटर्मिनेशन में भी सेम है, टाइप ऑफ प्लान क्या है, एड ऑन क्या है, राइडर कौन है, सम इंश्योर्ड कितना है, एज क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, सारी चीजें वही है कि पॉलिसी इशू हो जाएगी। नेटवर्क, इसमें हम एक चीज और देखेंगे कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड कैशलेस फैसिलिटी कहाँ का अवेलेबल है, कौन कौन हॉस्पिटल्स के साथ इनके टाई अप्स हैं और उस हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। प्रीमियम कलेक्शन सेम, ऑनलाइन पेमेंट, एजेंट्स, ऑटो डेबिट वाले अवेलेबल है। क्लेम फैसिलिटी, कैश क्लेम फैसिलिटी की अगर क्लेम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के क्लेम सेटलमेंट्स हो सकते हैं, कैशलेस क्लेम हो सकता है, रीइंबर्समेंट क्लेम हो सकता है। कैशलेस क्लेम में मतलब जो ट्रीटमेंट नेटवर्क हॉस्पिटल में अवेलेबल है वहां पे कैशलेस क्लेम हो सकता है। वो हॉस्पिटल्स डायरेक्ट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपना पैसा रीइंबर्स करेंगी। अगर रीइंबर्समेंट क्लेम है तो आप पहले पे करोगे, उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी। इसमें प्रोसेस क्या होगा, क्लेम इंटीमेशन होगा, जिसने इंश्योरेंस लिया है वो इंटीमेट करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, वेरिफिकेशन होगा एंड सेटलमेंट होगा। पॉलिसी रिन्यूअल एंड कंटिन्यूएशन सेम है। इन्वेस्टमेंट वैसे ही होता है कि फंड्स इन्वेस्ट होते हैं बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में। कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल सेम है। फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क कंट्रोल एक इनका ये भी होता है कि कोई फ्रॉड ना करे, उसके लिए उन्होंने एक अपनी अलग से एक यूनिट बना रखी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस तो ये भी फॉलो करते हैं IRDAI के ही रेगुलेटरी कंप्लायंस। गवर्नमेंट हेल्थ एंड इंश्योरेंस ऑपरेशन सेम है कि कुछ जैसे गवर्नमेंट के भी अपने अपने पॉलिसीज हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना, ये सारे गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो कवर करते हैं लो इनकम फैमिली को, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन को एंड गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो रेगुलेशन होता है इंश्योरेंस का वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर
to ensure financial stability of insurer, to promote orderly growth of insurance sector, and to regulate the framework which is mainly governed by laws and institutions such as Insurance Regulatory Development Authority of India. अगर मेन लेजिस्लेटिव पिलर्स की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट है 1938, उसके बाद IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, एंड आफ्टर दैट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है, LIC एक्ट है 1956, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट है 1972, इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, मरीन इंश्योरेंस का एक्ट है 63 का, मोटर व्हीकल एक्ट 1998 का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आफ्टर रिवीजन 2019 का है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को। अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की मैं बात करूं तो मेजर पिलर है, तो उससे पहले मैं इंश्योरेंस एक्ट की बात कर लेता हूं। तो इंश्योरेंस, क्योंकि उसको मेंशन नहीं है, ओके, इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है ये ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो गवर्न करता है इंश्योरेंस इन इंडिया को। ये प्रोवाइड करता है रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बेसिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की कौन से टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ये डिसाइड करता है, ये ऑर्डर बताता है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, सॉरी इंश्योरेंस एक्ट 1938। अकाउंट्स कैसे उनको मेंटेन करना है, ऑडिट कितने उस पे करवाना है, सॉल्वेंसी मार्जिन कितना रखता है, ये सारे फ्रेमवर्क जो है इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन के इंश्योरेंस एक्ट 1938 डिसाइड करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, एंड की ऑब्जेक्टिव इनका यही है टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर, टू प्रमोट कंपटीशन, टू रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज, and liberalization of the insurance sector, entry of private player after establishment of IRDA Act जो है प्राइवेट सेक्टर ने जो है स्टेप इन किया था इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड इसका हेड ऑफिस जो है हैदराबाद में है, प्राइमरी रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया में। फंक्शन अगर IRDA की बात करें हम तो ग्रांट लाइसेंस टू इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, रेगुलेट्स प्रीमियम रेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, इंश्योर करता है सॉल्वेंसी रेशियो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरर्स, एंड प्रमोट करता है कंपटीशन एंड ग्रोथ, क्योंकि अगर एक ही कंपनी रहेगी तो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, तो ये मार्केट प्लेयर्स को बनाए रखता है, मॉनिटर करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की मैं बात करूं, हाँ सॉरी लाइफ इंश्योरेंस रह गया ना, LIC एक्ट 1956 की बात करूं तो ये LIC एक्ट 1956 के बाद ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था, क्रिएट हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में हुआ था और इंश्योर करता है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर लाइफ इंश्योरेंस इनिशियली। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की अगर हम बात करें, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, तो ये नेशनलाइज्ड हुआ था जनरल इंश्योरेंस के लिए, एंड इसमें जो है पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स जो है मेनली हुए थे, पहला न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, जो अमेंडमेंट आया था IRDA का 2015 में, इन्होंने क्या किया था, इंक्रीज किया था FDI लिमिट to 49%, later on it was increased to 74%, and कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नॉर्म्स में चेंजेस लाए थे एंड अलाउ किया था फॉरेन री इंश्योरर को कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरेंस ले सकती है फॉरेन कंपनी से। दैट मीन्स कि प्रमोट, आई कैन से इन सिंगल वर्ड कि इन्होंने ग्लोबल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया था। मरीन इंश्योरेंस एक्ट की बात करें 1963 को, तो मरीन इंश्योरेंस एक्ट जो था ये गवर्न करते हैं मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कवर करते हैं शिप, कार्गो एंड फ्रेट इंश्योरेंस। इनका जो
ये मेन काम करते हैं, ये मेन काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की मैं बात करूं अगर, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है थर्ड पार्टी कंपलसरी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की बात करता है एंड प्रोटेक्ट करता है विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट को। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ये नहीं कहता कि आपको कार का इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव लेना है, बट थर्ड पार्टी कंपलसरी लेना है कि आपको नुकसान होता है, आपको इंडेमनिफाई ना किया जाए, लेकिन आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट जरूर किया जाए। सो मोटर व्हीकल एक्ट कंपलसरी करता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए, ताकि प्रोटेक्ट कर सके विक्टिम्स को रोड एक्सीडेंट्स में। सोशल सिक्योरिटी को भी प्रमोट करता है वी कैन से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की 2019 की मैं बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू पॉलिसी होल्डर एज अ कंज्यूमर, एज इन की पॉलिसी होल्डर्स कैन फाइल कंप्लेन फॉर डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव या डिफिशियंसी इन सर्विसेज, डिले इन क्लेम सेटलमेंट, की अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट में डिले कर रही है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के उसमें जो है केस कर सकता है, अगर कोई सर्विसेज अच्छी नहीं मिली तो वहां से वो क्लेम कर सकता है। अगर इन शॉर्ट बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 कोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। IRDA एक्ट 1999 एस्टेब्लिश हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेट एस्टेब्लिश किया था रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को, और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर हुए थे। LIC एक्ट 1956 लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन उस टाइम हुआ था। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज हुआ था। अमेंडमेंट जब 2015 में हुआ था तो लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स उसमें आए थे। लिबरलाइजेशन इसलिए क्योंकि FDI को इंक्रीज किया था एंड फॉरेन री इंश्योरर जो था उनको जो है इस्टेब्लिश किया था। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस आती हैं मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के थ्रू ही आती हैं। मोटर व्हीकल एक्ट कंपलसरी थर्ड पार्टी को प्रमोट करता है, कंपलसरी मोटर इंश्योरेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, मेन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेब्लिश हुई थी 1999 में एंड हेड ऑफिस हैदराबाद में है एंड प्राइमरी रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के। फंक्शन इनके क्या क्या है? मेन फंक्शन इनके यही है कि लाइसेंस ग्रांट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी होल्डर्स को एंड प्रीमियम रेट वगैरह को रेगुलेट करते हैं, प्रीमियम रेट, टर्म एंड कंडीशन, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, प्रमोट करते हैं कंपटीशन एंड ग्रोथ इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड मॉनिटर करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, दैट इंश्योरेंस कंपनीज के अपने फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है इन सब के बारे में? जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम री इंश्योरेंस की। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, री इंश्योरेंस एंड बैंक एश्योरेंस। री इंश्योरेंस कहता है कि इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, बिल्कुल सिंपल में कि री इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन इंश्योरेंस कंपनी called the ceding company transfer a portion of its risk to another insurance company called the reinsurer, है ना, कि इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस मिलना, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। सिंपल है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योरेंस मिलना। फॉर एग्जांपल, इफ एन इंश्योरर कंपनी insures a factory worth 500 crore, it may transfer part of that risk to general insurance company of India to reduce potential loss. उसको लॉस पेमेंट करनी हुई तो वो आगे किसी और से कर सकता है। नीड क्या है री इंश्योरेंस लेने की? नीड पहला ये है कि रिस्क स्प्रेडिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटेस्ट्रोफिक लॉस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैपेसिटी इनहेंसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। रिस्क स्प्रेडिंग ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट
रिस्क अमंग मल्टीपल कंपनीज। हैवी अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है तो वो सिंगल कंपनीज अपने ऊपर ना लेके मल्टीपल कंपनी में स्प्रेड करना। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटेस्ट्रॉफिक लॉसेस। कैटेस्ट्रॉफिक लॉसेस का क्या मतलब है कि फ्लड, अर्थक्वेक या फायर वगैरह से जो लॉस होता है वो जो है, या डिजास्टर वगैरह से जो लॉस करता है होता है, उसको हम कई लोगों में स्प्रेड कर लें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना मतलब कि मेंटेन सॉल्वेंसी मार्जिन एज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स लाइक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो री इंश्योरेंस से अपनी जो लॉसेस है उसको कई कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कैपेसिटी इनहेंसमेंट की अलाउ इंश्योरर्स टू अंडरराइट लार्ज रिस्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। कि अगर मेरी कैपेसिटी 100 करोड़ तक की इंश्योरेंस देने की थी लेकिन मैंने आगे किसी और कंपनी से री इंश्योरेंस लेके 200 करोड़ का जो है इंश्योरेंस दे दिया, तो कैपेसिटी इनहेंसमेंट हो गया। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस करता है फ्लक्चुएशन इन क्लेम्स एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट है कि री इंश्योरेंस काम कैसे करता है। री इंश्योरेंस काम कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर होता है वो इशू करता है पॉलिसी टू कस्टमर। पहला स्टेप है कि इशू करेगा पॉलिसी कस्टमर को, और अपना जो रिस्क का पार्ट है वो ट्रांसफर कर देता है किसी और कंपनी के पास, किसी और कंपनी के पास ट्रांसफर कर देता है। एंड जो प्रीमियम है पे करता है, पे री इंश्योरेंस प्रीमियम। किसी और से री इंश्योरेंस लिया है उसको वो प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि अब ये कंपनी, सपोज कंपनी एक्स ने इंश्योरेंस दिया है मुझे और मेरा जो लॉस है उसने कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को भी अपने आप को भी इंश्योरेंस लेने के लिए कंपनी वाई के पास चला गया, तो मैं तो कंपनी एक्स को प्रीमियम पे कर रहा हूं, अब कंपनी एक्स कंपनी वाई को भी प्रीमियम पे करेगी। इन केस ऑफ लॉस इंश्योरर पेज क्लेम टू पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर रीइंबर्स एग्रीड पोर्शन। जितना उसने एग्री किया है कि 100 करोड़ का मुझे दिया है, लेकिन 50 करोड़ वो खुद के पास से देगा और 50 करोड़ अगली कंपनी से देगा। तो जितना उसने आगे सेटलमेंट किया, मुझे तो 100 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन 50 करोड़ वो अगली कंपनी से लेगा। कोर फंक्शन की अगर बात करें तो रिस्क ट्रांसफर प्राइमरी फंक्शन है कि जो इंश्योरर ट्रांसफर करता है अपना रिस्क री इंश्योरेंस के लिए किसी और कंपनी के पास। दूसरा है रिस्क स्प्रेडिंग, दैट मीन्स कि रिस्क स्प्रेड हो जाता है बिटवीन मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। स्टेबलाइजेशन ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट की स्मूथ फंक्शनिंग क्लेम के लिए जो है वो आगे किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो स्टेबलाइजेशन एक स्टेबलाइज्ड पोर्शन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज अंडरराइटिंग कैपेसिटी, कि मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी कंपनी की कैपेसिटी 100 करोड़ की है और उसको 200 करोड़ का इंश्योरेंस देना है तो वो मल्टीपल कंपनी से आगे इंश्योरेंस लेके अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कैटेस्ट्रॉफिक लॉस, की अगर कोई अर्थक्वेक, साइक्लोन या पेंडेमिक वजह से लॉस होता है तो उसको कवर कर सके। सॉल्वेंसी मार्जिन को कंट्रोल करते हैं। कैपिटल रिलीफ की रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द नीड फॉर लार्ज कैपिटल रिजर्व, एज इन कि फ्रीज अप फंड फॉर एक्सपेंशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, की अपना फंड फ्रीज कर लिया और जो इंश्योरेंस में क्लेम देना है उसके लिए आगे किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस में मिल जाता है, आगे कंपनी से एक्चुरियल सपोर्ट, रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टाइज उस कंपनी की ज्यादा है या क्लेम मैनेजमेंट गाइडेंस उसकी अच्छी है तो उनसे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिल जाता है। इससे क्या होता है, फैसिलिटेटिंग एंट्री इनटू न्यू मार्केट, कि अगर न्यू मार्केट में एंट्री लेनी है और मेरी कैपेसिटी नहीं है तो हम आगे री इंश्योरेंस लेके न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंश्योरेंस सेक्टर, की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस दो टाइप के हैं, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस कहता है कि इट वुड बी डन केस बाय केस, री इंश्योरेंस कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ईच रिस्क, फॉर एग्जांपल इंश्योरिंग अ सिंगल लार्ज रिफाइनरी, है ना, कि केस बाय केस जो है, एक केस का मैं, जैसे मैं कंपनी एक्स हूं और अगला कंपनी वाई है, तो वो किसी एक केस में री इंश्योरेंस दे सकती है और दूसरे केस में नहीं दे सकती। तो ये होता है केस बाय केस डिफर करना, कि एक किसी केस को री इंश्योरेंस दिया है दूसरे को नहीं दिया है। ट्रीटी इंश्योरेंस कहता है कि एग्रीमेंट कवरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉलिसी, कि मैंने ये एग्रीमेंट किया है कि अगली कंपनीज के जितने इंश्योरेंस क्लेम्स है मैं सबको कवर करूंगा, तो ग्रुप ऑफ पॉलिसीज को
ग्रुप ऑफ पॉलिसीज को कवर करना। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है री इंश्योरेंस की, अगर उस कंपनी ने कोई भी इंश्योरेंस लिया है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मेथड ऑफ री इंश्योरेंस की बात करें तो प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस है एंड नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस है। प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस कहता है रिस्क एंड प्रीमियम्स आर शेयर्ड इन प्रोपोर्शन। उनके टाइप होते हैं जैसे कोटा शेयर कहता है फिक्स परसेंटेज शेयर होगा। सरप्लस शेयर कहता है कि एक्सेस रिस्क जो होगा वहीं सिर्फ ट्रांसफर होगा। नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस कहता है कि री इंश्योरेंस पेज ओनली व्हेन द लॉस एक्सीड्स अ लिमिट, कि अगर एक्सेस लॉस होता है, 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस होता है, तब वो कंपनी जो है उनको कॉम्पनसेट करेगी। जितना लॉस होगा वो सारा, अगर नहीं होता है तो वो नहीं कॉम्पनसेट करेगी। प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस कहता है कि जितना भी लॉस होगा वो प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ री इंश्योरेंस की बात करें तो रिड्यूस रिस्क एक्सपोजर रिड्यूस कर देता है, प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को इंसॉल्वेंट होने से, इनकरेज करता है अंडर राइटिंग लार्ज रिस्क को। अगर लार्ज रिस्क को कवर करना है तो कई सारे कंपनीज मिलकर कर सकते हैं, तो ये इनकरेज करता है अंडर राइटिंग ऑफ लार्ज रिस्क। स्मूथ फंक्शनिंग, इंश्योरेंस कंपनीज के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए री इंश्योरेंस एक बेटर ऑप्शन है कि कम कैपिटल में ज्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है। लिमिटेशन की बात करें, कॉस्टली है क्योंकि प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को अगले इंश्योरेंस कंपनीज को। डिपेंडेंसी है री इंश्योरेंस कंपनी में, री इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड है दूसरे कंपनीज पे। कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है कि पहले मैंने इंश्योर्ड से एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद अगले किसी कंपनी से फिर एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन कंपैरिजन टू सिंगल इंश्योरेंस। डिले इन रिकवरी समटाइम्स, कि कई बार क्लेम सेटलमेंट में डिले हो सकता है। री इंश्योरेंस इन इंडिया की बात करें तो री इंश्योरेंस इंडिया में जो है IRDAI से ही तो रेगुलेट होता है। इनके री इंश्योरेंस अगर बाहर से हैं तो उसके कुछ कोड्स अलग हो सकते हैं। फॉरेन री इंश्योरेंस, क्योंकि हमने कहा था कि जो IRDAI 2015 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें फॉरेन री इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया था, तो फॉरेन री इंश्योरेंस आर अलाउड अंडर रेगुलेशंस। ठीक है, री इंश्योरेंस का एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ बैंक इंश्योरेंस स्टार्ट करने से पहले। सपोज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स अ पावर प्लांट ऑफ ₹1000 करोड़। एक इंश्योरेंस कंपनी ने पावर प्लांट कंपनी 1000 करोड़ की है, उसको इंश्योरेंस दिया। इट रिटेन 200 कवर रिस्क, 200 करोड़ अपने पास रख लेता है और 800 करोड़ का इंश्योरेंस आगे किसी कंपनी से ले लेता है ना। तो अगर लॉस होता है 500 करोड़ का तो इंश्योरर पेज फुल क्लेम्स टू कंपनीज, है ना। 500 करोड़ तो पूरा दे देगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, री इंश्योरेंस जो होगा वो अपना शेयर देगा। देखो मैंने कहा कि कोई एक कंपनी है जिसने 1000 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है टाटा से, है ना। टाटा ने क्या किया, टाटा ने आगे किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया और कहा कि मैं जो इंश्योरेंस ले रहा हूँ ये 1000 को कवर करने के लिए ले रहा हूँ। टाटा ने आगे रिलायंस से इंश्योरेंस ले लिया और कहा कि 200 करोड़ तक का लॉस मैं बियर करूंगा और 800 करोड़ का लॉस आप बियर करोगे। दैट मीन्स कि टोटल इंश्योरेंस अगर 1000 का था उसमें से 200 करोड़ टाटा खुद बियर करेगा और 800 करोड़ रिलायंस बियर करेगा। तो अगर रेशियो की बात करो तो 2:8 का रेशियो हुआ। अब लॉस कितने का हुआ, 500 का। सेटलमेंट में कॉम्पनसेशन 500 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 500 में 2:8 का रेशियो लगाओ, 2:8 में 100 करोड़ जो है 500 करोड़ कंपनी को तो सारा चाहिए टाटा से ही, लेकिन टाटा 100 करोड़ अपने से देगा और 400 करोड़ री इंश्योरेंस जो रिलायंस है उससे कवर करके देगा। क्लियर है सबको री इंश्योरेंस का केस? जी सर। हाँ, एक लास्ट टॉपिक है इनका, बैंक एश्योरेंस का। बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है कि जो ये वर्ड है ना, फ्रेंच वर्ड है बैंक, तो बैंक एश्योरेंस कहता है कि बैंक प्लस एश्योरेंस, है ना। तो बैंक इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जहां पे बैंक कोलैबोरेशन कर लेता है इंश्योरेंस कंपनी से टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंकिंग चैनल। इसको बोलते हैं, सिंपल है, बैंक चैनल। तो मैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि बैंक ऑलरेडी हैव लार्ज कस्टमर बेस बेस्ड ऑन ट्रस्ट। इंश्योरेंस कंपनीज मेड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल थ्रू बैंक्स। इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप कर लिया और बैंक को एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिया। तो बैंक इंश्योरेंस कंबाइंस बोथ टू क्रिएट विन विन मॉडल, है ना। तो
इवोल्यूशन जो बैंक इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था 1980s में, एंड धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत फेमस हुआ। और इन इंडिया डेवलपमेंट की बात करें तो बिफोर 2000 बैंक्स अलाउड नहीं थे इंश्योरेंस बेचने के लिए। तो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDAI, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंट्स अपने स्टार्ट किए। और आज जो है बैंक इंश्योरेंस एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बैंक के थ्रू जो है लोग जो है इंश्योरेंस सेल आउट कर रहे हैं। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म, कस्टमर बैंक विजिट करता है, वहां पे कस्टमर इंटरेक्शन डायरेक्ट हो जाता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने अपने अपने जो है एजेंट्स बिठा रखे हैं। की प्लेयर्स इन बैंक इंश्योरेंस इन इंडिया की बात करें तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC बैंक एक बैंकिंग कंपनीज है, प्लस HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI बैंक एक बैंकिंग कंपनीज है, कॉमर्शियल बैंक है, उसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। तो दीज पार्टनरशिप्स आर हेल्पिंग इंश्योरर्स रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर्स थ्रू देयर बैंक कस्टमर्स। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो वन स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज है, लाइक कस्टमर कैन एसेस सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट प्लस इंश्योरेंस। लार्ज कस्टमर सारे बैंक का है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि इजिली कस्टमर्स को वो इंश्योरेंस सेलिंग के लिए ऑफर दे सकते हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, अगर किसी बैंक का ट्रस्ट अच्छा है तो मानते हैं कि उनके इंश्योरेंस कंपनीज का भी ट्रस्ट अच्छा होगा। कन्वीनियंट है, प्रीमियम पेमेंट उन्हीं बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट हो जा रहा है। इनके कई सारे मॉडल्स हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, स्ट्रेटेजिक अलायंस मॉडल है, एंड ज्वाइंट वेंचर मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या कहते हैं कि बैंक सेल करते हैं पॉलिसीज एजेंट के थ्रू। स्ट्रेटेजिक अलायंस कहता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, एक्सक्लूसिव टाई अप है बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस, दैट मीन कि बैंक अलग है, इंश्योरेंस कंपनी अलग है। ज्वाइंट वेंचर मॉडल कहता है कि बैंक एंड इंश्योरेंस ज्वाइंटली मेड अ कंपनी, लाइक PNB का एंड किसी एक कंपनी का ज्वाइंट वेंचर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर किसी को याद है तो बताए। PNB मेट लाइफ ने और PNB ने ज्वाइंट वेंचर कर रखा था। ओके, प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऑफर होते हैं बैंक इंश्योरेंस में? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर होती है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर होती है, एंड पेंशन प्लान ऑफर होते हैं। इनके बेनिफिट्स अपने अपने एडवांटेजेस हैं। फॉर बैंक्स क्या क्या एडवांटेजेस है? एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क कर पा रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन ज्यादा है। फॉर इंश्योरेंस कंपनी लो कॉस्ट में इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ब्रांड ट्रस्ट मिल रहा है, एंड वाइड मार्केट रीच उनको मिल रही है। फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो कन्वीनियंट है, बिकॉज वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, रिलायबिलिटी है ट्रस्टेड बैंकिंग कंपनीज के थ्रू, इजी ट्रांजैक्शन है, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज है, क्योंकि जो बैंकिंग में एक्सपर्ट है हो सकता है वो इंश्योरेंस में एक्सपर्ट ना हो। मिस सेलिंग हो सकती है, क्योंकि कस्टमर्स को फोर्स किया जाता है, कस्टमर में बी फोर्स्ड और मिसलीड बाय द बाइंग पॉलिसीज। लिमिटेड चॉइस है, बैंक के पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ट्रेंड स्टाफ कम है, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट रूल्स बाय रेगुलेटर्स, कि कई बार रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह भी हमारी एक डिसएडवांटेजेस बन जाती है। चलिए की रेगुलेटर्स की बात करें तो की रेगुलेटर्स भी यहाँ IRDAI एंड RBI है। क्लियर है सबको बैंक एश्योरेंस? यस सर। री इंश्योरेंस हमने पहले ही कर लिया है, टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस फैकल्टेटिव, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब किसी को डाउट है तो अपने डाउट्स सब कर सकता है। किसी को कोई डाउट है? और शैल वी वाइंड अप द क्लास? जिसको ये PPT चाहिए प्लीज मैसेज कर देगा, अभी मैं शेयर कर दूंगा। सर एक वो डाउट था कि अगर ये जो भी इंश्योरेंस है वो एक्सपेंसेस में जाते हैं, तो जब क्लेम मिलता है तो वो किस अकाउंट में आता है सर? इंश्योरेंस मिलता है तो एक्सपेंसेस में जाता है,
अच्छा, जी, आपके expenses एक्सपेंसेस में में दिखाते जाता हैं है। आप, कंपनीज के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से। जी, अच्छा, और हाँ क्लेम जी, मिलता है तो कौन से अकाउंट में आता है? हाँ, वो इंश्योरेंस नहीं क्लेम का पता अलग ही लगता। हेड होता है, हाँ, हाँ, इंश्योरेंस क्लेम का तो अलग हेड से आता है। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम अपना अलग हेड है। कई कई सारे, जैसे आप अगर इंडाउमेंट पॉलिसी की बात करें तो कई सारे टैक्स फ्री होते हैं, कई सारे टैक्सेबल होते हैं, तो डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी कि एटीसी के बेनिफिट्स कहीं पे है। एटीसी के बेनिफिट ये है कि जब आप पॉलिसी पे कर रहे हैं तब भी आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो अमाउंट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। अगर ये पहले से मेंशन है तो जो भी अमाउंट XYZ आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री है, अगर नहीं मेंशन है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर। और कोई कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ इन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस ऑन वेडनेसडे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।